गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसमें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। अब इसमें जो हमने कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ये सारे के सारे डिस्कस किए थे। इसमें बायो एनर्जी में बायो गैस था, बायोमास था, प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पैटर्न डिस्कस किया था एनर्जी का। अब नेक्स्ट है सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, कि सेक्टरल शेयर की किन किन सेक्टर में कितनी कितनी एनर्जी जो है वो शेयर है, कितने कितने यूज जो है वो कर रहा है एनर्जी। सबसे बड़ा एनर्जी का कंजम्पशन सेक्टर वो कौन है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम करता है। ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हाउसहोल्ड से ज्यादा जो है सेक्टर कौन सा सेक्टर लेता है एनर्जी? इंडस्ट्रियल। इसमें 37.8% कंजम्पशन जो है किसका शेयर है? सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इसके बाद कंपेयर करें 22% कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, 21.9% एग्रीकल्चर सेक्टर है, 24.3% हाउस होल्ड सेक्टर है। ये इनका सेक्टरल शेयर है कि कौन कौन सेक्टर कितने कितने एनर्जी कंज्यूम करता है। कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी जो है बहुत कम एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ये सारा का सारा किस पे है? मैनुअल पे, लेबर पे, इस टाइप से ऑपरेटेड जितने भी टूल्स हैं उस हिसाब से यूज होते हैं। उसमें इस कमर्शियल एनर्जी का ज़्यादा यूज एग्रीकल्चर में नहीं है। ओवर टाइम देयर हैज बीन अ फॉल इन परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एनर्जी का कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अ शिफ्ट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री टू फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या? पावर जनरेशन के, जितनी बिजली है, बिजली के क्या क्या चैलेंजेस हैं? स्कॉलर्स ऑफन रिलेट ग्रोथ रेट ऑफ पावर जनरेशन टू ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जो स्कॉलर्स हैं वो किसको कोरिलेट करते हैं या किसको कंपेयर करते हैं कि पावर जनरेशन का ग्रोथ रेट और जीडीपी का ग्रोथ रेट। इट इज बिलीव दैट पावर जनरेशन ऑट टू बी फास्टर देन जीडीपी ग्रोथ। जो पावर का है ग्रोथ रेट वो जीडीपी से ज़्यादा। Unfortunately, in India, generation of electricity is emerging to be serious challenge. अभी भी bottleneck is the process of growth and development. अब इसकी वजह क्या क्या है? This is borne out by the following points. जो कि अभी भी बिजली जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसका वजह क्या है? Inadequate generation of electricity. पूरा जनरेशन ना होना इलेक्ट्रिसिटी का। उसकी वजह क्या है? जो हमें चाहिए बिजली वो कितनी चाहिए, कैपेसिटी जो है वो अभी भी कम है। डिमांड के अकॉर्डिंग में सप्लाई जो है अभी भी कम है। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है 3,46,619 मेगावाट है। ये कब है? नवंबर 2018 की, 2 साल पहले की। ठीक है, इतनी इंस्टॉल हुई। इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग टू मीट द सर्जिंग डिमांड फॉर पावर। अभी भी उसकी कोशिश करना है कि पूरी डिमांड जो है उसकी हो पाए। अब 2016-17 में फिजिकल ईयर में पावर डेफिसिट कितनी थी? 0.7%। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो शॉर्टेज थी वो कितनी थी? 2.1%। अब इसकी एक्सेस वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? एक्सेसिव लोड और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा लोड होना, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना, कभी ज़्यादा कभी कम, और पावर कट्स। मीन्स जब बिजली पे ज़्यादा लोड रहता है पावर कट्स आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो इसके अगेंस्ट आती हैं कि जब ज़्यादा डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। नेक्स्ट इसके क्या है? लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? पीएलएफ जो है, प्लांट लोड फैक्टर जो है वो क्या है? हमारा कम है। कब कैसे? 2016-17 की अगर बात करें तो नियरली 60% था सिर्फ। पीएलएफ जो है हमारा कितना है? 60% में 60% जितनी बिजली बन रही है 60% हमारे काम में आ रही है, बाकी 40% जो है वो वेस्टेज में जा रही है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको पूरी की पूरी स्टोर करके पूरी की पूरी यूटिलाइज कर सके। इस वजह से हमारा जो पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर, वो जो उतना मजबूत नहीं है
जो यूटिलाइजेशन उनका होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, T&D लॉसेस। ट्रांसमिशन जैसे बिजली हुई उससे बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप देखते हैं बड़ी लाइन्स होती है, बड़ी लाइन से छोटी लाइन्स में जाती हैं, 11,000 से फिर और छोटी लाइन में जाती हैं, ठीक है। पहले वो 1 लाख कुछ के होता है जो बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स है, उससे जो ये क्या होता है ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका जो क्लोज टू सिर्फ कितना 50%, इन मोस्ट स्टेट इट इज मोर देन 20%। It may partly be due to backward technology but largely due to pilferage involving the official staff। एक तो ये टेक्नोलॉजी हमारी बैकवर्ड है वो वजह है, दूसरा पिल्फरेज हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी जो कौन करवाता है वही स्टाफ करवाता है जो उसमें इन्वॉल्व है। इसी वजह से बहुत सारा जो चीज़ें हैं या प्राइवेटाइजेशन बिजली का आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, उसमें ये प्राइवेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और इसको चोरी को रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि नई नई केबल जो है वो अब चल रही है, केबल लगाई जा रही है जिससे कि चोरी इसकी ना हो सके। अब लॉसेस होता है, इसी से क्या बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसको लॉस होता है। तो 2016-17 का सफर्ड ओवरऑल कमर्शियल लॉस जो कितना 40,295 करोड़, 40,295 करोड़ जो है ये लॉस बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, कितना लॉस जो है वो हुआ। इट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी वजह है। एक तो बिजली फ्री भी देते हैं जो वो, और दूसरा जो ट्रांसमिशन में लॉस हो जाती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है कि क्या है जो इसको हम कोपिंग कर सकें। तो सबसे पहले इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए कि बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा और बन सके, और PLF जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। जो हमारी मान लो 60% है तो 60% जो 40% खराब जा रही है वो अच्छा हो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 100% पूरी बिजली जो है वो यूज़ कर सकें। इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट्स, और जितने भी इनपुट्स हैं होते हैं उसमें वो उनका भी सही से इनपुट को, जैसे शॉर्टेज हो जाती है, कोयला वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, तो उसकी शॉर्टेज ना हो जिससे कि बिजली जो है बराबर जो है वो बनती रहे और डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। और जो ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है वो बिल्कुल भी ना हो या कम हो, जिससे कि इतनी बिजली खराब हो रही है वो खराब ना जाके पूरी की पूरी जो यूटिलाइज में हो जाए। तो यूटिलाइज होगी तो ऑटोमेटिकली जो है डिमांड के इक्वल सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और एनकरेज किया जाए प्राइवेटाइजेशन को FDI करने के लिए, FDI के लिए, जिससे कि पावर जनरेट और की जाए, जिससे पावर जनरेशन ज़्यादा हो और बिजली सबको मिल सके, पूरी 24 घंटे जैसे बोलते हैं तो 24 घंटे मिल सके। ये तो हो गया पावर का। नेक्स्ट जो है इसमें हेल्थ की कंपोनेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है हेल्थ है। तो हेल्थ का मीनिंग क्या है, ये नहीं है कि अगर बीमारी कोई नहीं है तो वो हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ मीन्स साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। एक तो फिजिकल जो है वो भी साउंड होना चाहिए और मेंटल भी साउंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जितना मेंटली, जितना फिजिकली फिट होगा कोई भी इंडिविजुअल, उतना मेंटली भी वो प्रिपेयर ज़्यादा होगा और वो आपका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क भी ज़्यादा करेगा। या पढ़ाई के आप बेस पे लें, पढ़ाई भी ज़्यादा करेगा। कोई भी आप देखते हो इलनेस हो जाती है, बीमार हो जाता है, ठीक है, थोड़ा वीक हो गया तो वो उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। किसी को बीमारी आप देखते हो किसी को लग गई या इस टाइप का, तो वो प्रॉपर उसका माइंड भी काम नहीं कर पाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि गुड हेल्थ में ही एक साउंड माइंड जो है वो रहता है। तो इस वजह से उसका इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। तो गुड हेल्थ इंप्लाइज द फॉलोइंग, इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, हैंडल डिफिकल्ट टास्क। मीन्स गुड हेल्थ का मीनिंग क्या है कि कोई भी डिफिकल्ट टास्क है उसको हैंडल इजिली कर सके। और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज भी होनी चाहिए, जो टास्क है उसको भी इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी की सारी इसकी गुड हेल्थ की कंडीशंस हैं। अब डेवलपमेंट क्या क्या हुआ हेल्थ में, ये देखते हैं हम। डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट जो पहले ज़्यादा थी, ठीक है, पहले कई मतलब हम इंडिपेंडेंट से बात करें या उससे बात करें तो धीरे धीरे जो डेथ रेट है वो क्या हुई है, कम हुई है। 1951 में कितना था, 6.4 पर 1000 था, ठीक है। मीन्स उस समय कितना था, 27 पर 1000। अब कितना है 2016 में 6.4%। उस समय 27 लोग मर जाते थे, ठीक है।
पर 1000 में अब कितने की एवरेज आ रही है, 2016 की बात करें तो 6.4, मीन्स लगभग 20% जो है वो मीन्स 20 लोगों का जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये क्या 100 पे नहीं निकलता है, 1000 पे ही ये आता है। और रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी रिडक्शन हुआ, कमी आई है, मीन्स बिलो 1 ईयर के जो बच्चे थे पहले ज़्यादा डेथ हो जाती थी, अब उस हिसाब से कम होती है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, जैसे पहले कितना था 32 ईयर्स था 1951 में, अब वो कितना लगभग 69 जो है 68.3 ईयर्स की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। और डेडली डिसीज जितनी भी थी, जैसे आप पहले देखते हैं कि डेडली डिसीज थी कि सुना होगा, जैसे अब तो अभी ये भी डेडली आई है जो आई है, कोरोना आया, ठीक है, ये भी महामारी एपिडेमिक है, लेकिन पहले एपिडेमिक जितनी भी आई हैं आपने सुनी होंगी, स्पेनिश फ्लू तो खैर 19वीं सेंचुरी में आया, लेकिन ये जो है ये भी काफ़ी आई, मलेरिया हो गया, इससे जान चली जाती थी, कॉलरा हो गया, और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक डेडली डिसीज थी, इससे आदमी लोग जो लोग थे वो मर जाते थे, लेकिन उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे कॉलरा है, तो अब कॉलरा किसी को भी होता है तो कोई भी टेंशन की बात कोई भी नहीं लेता, वो जाता है डॉक्टर के पास, सिंपल डॉक्टर को इसका ट्रीटमेंट कर देता है। या टीबी है, टीबी पहले बहुत, ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको बहुत मतलब हाईली उस पर लेते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे आम उस पर दुकानों पे या आम उस पर दवाई मिल जाए, ट्रीटमेंट कर देती है गवर्नमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है, तो ये सही हो जाते हैं। या आप देखते हैं ये पोलियो वगैरह, पोलियो धीरे धीरे खत्म हो गया, पहले कई घर ऐसे होते थे कि घर में कई लोगों को ही पोलियो हो जाता था, लेकिन उसको जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन किया, ठीक है, इसमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इस समय हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा था, ये आपका जो है हेल्थ वैक्सीनेशन, सॉरी पोलियो वैक्सीनेशन में। तो पोलियो का जितनी अब धीरे धीरे अपने यहाँ कोई भी केस नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से इंडिया में कोई भी केस पोलियो का नहीं है, पहले पोलियो के बहुत ज़्यादा, एक एक घर में जो है कई केसेस जो है वो हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी जो है वो कंट्रोल किया गया, लेकिन समय के साथ साथ क्या है कि डिसीज़ भी नई नई जो है वो आ गया। अब इधर देखा जाए तो स्वाइन फ्लू हो गया इस टाइप की, अब जैसे ये कोरोना है तो इस टाइप की कई जो है डिसीज़ भी उस हिसाब से नई नई आ रही है, बट उस हिसाब से टेक्नोलॉजी देखी जाए या मेडिकल साइंसेस देखा जाए तब भी इसको कवर अप कर ले रहा है। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी जो भी वो भी कम हुआ है। नेक्स्ट है इसमें हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में जो डेवलप हुआ है उसमें कितना 3 टायर है। 3 टायर मीन्स फर्स्ट टायर पे पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरे पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी, और तीसरी पे सब सेंटर्स हैं। जो हेल्थ सेंटर इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर्स में एएनएम हो गया, सिंगल डॉक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटर फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल, उनको बताते हैं उसके बारे में कि जानकारी देते हैं, अवेयर करते हैं, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट भी जो भी वो वहीं पे हो जाता है। और जो सेकंड टायर है हेल्थ केयर है या सेकेंडरी बोलते हैं, उसमें क्या है वो थोड़ा ऊपर का लेवल होता है, उसमें सर्जरी वगैरह हो जाती है, ईसीजी वगैरह, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, इस टाइप का जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जैसे यहाँ का अपना होगा तो डिस्ट्रिक्ट में होगा, और जो छोटा वाला है वो यहाँ पे आपका पीएचसी जो है वो तहसील लेवल पे हो गया, या उससे भी आप छोटे छोटे देख रहे होंगे, छोटे छोटे और भी हॉस्पिटल्स होते हैं। उसके बाद टेरिटरी जो हेल्थ केयर आता है वो है फुली इक्विप्ड होता है, जिसमें आपका वेंटिलेटर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, जैसे एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, इस टाइप के जितने भी हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। बेंगलुरु का इसमें दे रखा है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो इस टाइप के जितने भी हैं ये सारे किस लेवल पे आते हैं, टेरिटरी लेवल पे आते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो है ट्रीटमेंट का साधन होता है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंज भी है। तो प्राइवेट में जो अभी भी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं वो किस में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। जो खर्च करते हैं 80% से ज़्यादा किस में खर्च हो रहा है, प्राइवेट में। ट्रीटमेंट 78% रूरल एंड 81% पेशेंट्स आर अवेलिंग प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आउट पेशेंट जो है फैसिलिटीज लेते हैं। 58% रूरल एंड 62% अर्बन एंड गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल। इतने लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर एंड गेट अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल द सब मार्केट्स, मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग। और प्राइवेट सेक्टर में इन पे सब पे डोमिनेट कर रखा है। डोमिनेट करने का भी इन्होंने अपना वर्चस्व इस पे कायम कर रखा है। मेडिकल एजुकेशन हो गई, ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गई, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, जितने भी आप इस टाइप के देखोगे सब प्राइवेट ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे।
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया अकाउंट ओनली फॉर 8%। उस समय सिर्फ कितना था 8%, बट इस समय कितना है 93% हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट है। 64% ऑफ बेड्स एंड 80 से 85% ऑफ डॉक्टर्स बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। 64% जो बेड देखा जाए और 80 से 85% जो है वो डॉक्टर जो है वो प्राइवेट में ही जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उन्होंने इनकम ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो एक ऐसी जॉब है गवर्नमेंट की, अगर एक ऐसी जॉब है जो ज़बरदस्ती इनको डॉक्टर्स को दी जाती है कि आप गवर्नमेंट करो, लेकिन वो फिर भी नहीं करते, फिर भी वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक बॉन्ड भरा जाता है, जिसका भी नंबर सरकारी में आएगा, सरकारी से वो मेडिकल करेगा, MBBS करेगा, तो उसको 5 साल के लिए पहाड़ पे या गवर्नमेंट के लिए जॉब करनी होती है। लेकिन या वो बॉन्ड भर रहा था, 30 लाख रुपए उन्हें पे करना होगा, तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम किया, 1 साल किया, और उसके बाद 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिया और अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उत्तराखंड में 5 करोड़ का रख दिया बॉन्ड कि या तो वो गवर्नमेंट के उसमें जाएंगे, गवर्नमेंट के 5 साल काम करेंगे, या फिर वो 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरेंगे, 5 करोड़ रुपए पे ऑफ करेंगे गवर्नमेंट को, तब वो फ्री है, या फिर उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब प्राइवेट में वो आप लोग ये देखते हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपए रोज के डॉक्टर जो है बना लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सैलरी जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगी। तो इस वजह से ज़्यादा लोग जो है 80 से 85% जो है डॉक्टर्स वो किस में है, प्राइवेट सेक्टर में, ना कि सरकारी में। इसी वजह से बेड्स भी जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर में है। आप जितना पूरा का पूरा देख रहे हो सिस्टम हेल्थ का, मोस्टली वो किस में है, प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। हर कोई डोमिनेट जो है डोमिनेशन किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। कोई मेडिकल ले लो, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर ले लो, किसी भी टाइप के बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी, क्योंकि सरकारी में क्या है, हॉस्पिटल्स भी कम है और उस हिसाब से वहाँ पे भीड़ भी इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी मर जाता है, लेकिन उसका नंबर वहाँ पे नहीं आ पाता। तो इसके इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। दूसरा कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी हो गई, जैसे कि एक से दूसरे पर्सन में जा सकती है, ठीक है, जैसे आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, सार्स हो गया, ठीक है, ये टाइप की कोरोना जैसे अब चल रहा है, तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। या हम बोले तो ये कॉलरा वगैरह भी कम्युनिकेबल में आता था कि एक से दूसरे को सांस से हो जाए, या हवा से हो जाए, या छूने से हो जाए, ठीक है। इस टाइप से जब एक से दूसरे पर्सन में चली जाती है तो वो कौन सी डिसीज होती है, कम्युनिकेबल डिसीज। पुअर मैनेजमेंट, और बहुत बड़ी बात क्या, मैनेजमेंट जो है पुअर है, वो पूरा कंट्रोल उसको नहीं कर पाता। प्राइवेटाइजेशन, द गवर्नमेंट ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जितना भी डॉक्टर्स हैं जो है वो किधर भागते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट की तरफ। क्यों भागते हैं, प्लेस ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के वो किस में जाते हैं, प्राइवेट में, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा जो है वो ज़्यादा मिलता है। हेल्थ केयर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव बियॉन्ड द रीच ऑफ द मिलियन इन इंडिया, और इस वजह से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल्स के पहुंच से दूर होती चली जा रही है। जो आम आदमी है वो आप ये सोच कहीं देखते भी हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, अगर वहाँ से घूम के चले आए तो वो कई हज़ारों को, 50,000 से नीचे तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो इस इट मीन्स क्या है कि आम आदमी जो है हॉस्पिटल में जाते हुए भी डरता है, अगर डॉक्टर से कह देता है कि आपको एडमिट होना है तो वहीं घबरा जाता है कि बहुत बड़ा जो है बिल वो बन जाएगा। तो ये सारी की सारी जो है दिक्कतें हैं। पुअर अपकीपमेंट एंड मेंटेनेंस, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसका आप ये देखते ही होंगे कि जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका ना तो प्रॉपर मेंटेनेंस है, ना अपकीप है, उसका रख रखाव जो है प्रॉपर नहीं है। और पुअर सैनिटेशन लेवल, और उसका सैनिटेशन लेवल, क्लीनिंग हो गया, आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, सारा का सारा जो है सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ये सारी की सारी वजह हैं जिस वजह से लोग जो है उधर जाना जो है पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से टू इलस्ट्रेट वाइल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन नियरली 15% GDP इन USA, इन इंडिया इज नियरली 5%, और USA में कितना है, 15% जो GDP का है वो खर्च होता है हेल्थ पे USA में, और इंडिया में सिर्फ कितना हो रहा है, 5%। गवर्नमेंट शेयर टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर इज अबाउट 20%, कॉन्ट्रास्टिंग विद 50% इन USA। और हेल्थ केयर पे अगर वैसे देखा जाए गवर्नमेंट शेयर जो होता है वो कितना है, 20%, USA में कितना है, ये 50%। आप देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि फॉरेन कंट्रीज जितनी में वहाँ पे ये दोनों चीज़ें बेसिकली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, कोई भी आदमी है
तो बाकी चीज़ें तो सिस्टम से चलती रहती हैं। अगर उसको बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर मिल जाए और हेल्थ की उसे चिंता ना हो तो वो सही से चलता रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको क्या आती है, एक बार भी उसकी हेल्थ बिगड़ गई तो कई सालों के लिए वो पीछे चला जाता है, इतना कर्ज उसको उठा लेता है कि उसको कई टाइम तक वो दिक्कत आ जाती है। जैसे हम लास्ट ईयर ही थे, एक हॉस्पिटल में थे बरेली में, वहाँ पे एक छोटा बच्चा न्यू बॉर्न था, उसको उस पर लगा रखा था नर्सरी में, तो उन्होंने काफ़ी कर्जा ले लेके ज़मीन गिरवी डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, तो काफ़ी दिन अभी भी हो गए थे, वो सही नहीं हो पा रहा था। तो उसके एट लास्ट वो डॉक्टर से ये कह रहे थे कि इसको अब छोड़ दो, हमें अब जाने दो, मर जाएगा तब भी ठीक है, बच जाएगा तो तब भी ठीक है, क्योंकि उनकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी बिक चुकी थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर वो अब एक बच्चे के लिए इतनी वो कर रहे थे, उसके बाद जो है वो कितने सालों के लिए पीछे चलेगा, उतना पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मोस्टली क्या है, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी इसी तरीके से अगर एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो यूएसए वगैरह में या कहीं पे भी देखें तो जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कूल है, मान लो डीपीएस हो गया या भारतीयम हो गया, इस लेवल के स्कूल्स जो है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल जो है वो मिलेंगे यूएसए वगैरह में। वहाँ पे इससे भी अच्छे जो भारतीयम वगैरह डीपीएस वगैरह में उनके सामने कुछ भी नहीं मायने रखते हैं। तो ये फर्क जो है ये बहुत बड़ा फर्क है कि प्राइवेटाइजेशन में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्टार्टिंग कॉमर्स से हम लोग पढ़ ही रहे हैं आपने स्टार्टिंग से, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी उसका मेन मोटो जब क्या होता है, मेन काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को लेके चलता है। सोशल वेलफेयर का काम किसका है, गवर्नमेंट का। तो इस वजह से सोशल वेलफेयर ना करके वो किस तरफ चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इधर चलना है जिससे कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए या इसको अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो और जिससे कि आम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड इजिली हो सके। अब है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, सिस्टम मेडिसिन विच आर कंसिडर्ड टू बी इंडियन इन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन इसका इंडिया में हो, विच हैव कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड गॉट एसिमिलेटेड इनटू इंडियन कल्चर, जो बाहर से कुछ आई और वो एसिमिलेटेड हो गई इंडिया में आ गए। इंडिया हैज 6 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन कैटेगरी, दीज आर आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी और होम्योपैथी। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, इसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो दिया गया। अब इसमें क्या है, आयुष जो 1 अप्रैल 2015 को हुआ, इसमें ISM हॉस्पिटल इतने हैं, डिस्पेंसरीज इतने, ये सारा का सारा इसमें रजिस्टर्ड जो है ये है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये आपका हेल्थ और एजुकेशन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इस चैप्टर में यही डिस्कस किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेन वो 2 तरीके का था, एक इकोनॉमिकल था और एक सोशल था। इकोनॉमिक में क्या होता था आपका, जितने भी पावर वगैरह हो गई इस टाइप का जितना भी हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा अगर वो मजबूत होगा तो हमारी GDP आगे बढ़ेगी, ठीक है। और सोशल में क्या हमने पढ़ा, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें ये किसमें आ जाती हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो दोनों अगर पिलर मजबूत होंगे, दोनों मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी हमारा ग्रोथ जो है हो सकती है, GDP भी उस हिसाब से बढ़ेगी। क्योंकि आपने ये देखा कि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर and revise this chapter according to your notes. Okay, thank you students.